आप क्या खाते हैं? क्या आप मांसाहारी हैं या आप शाकाहारी हैं? आप शाकाहारी हैं तो आपके आहार में कई प्रकार की खामियां हो सकती हैं, डिफिशियंसी हो सकती है। आप मांसाहारी हैं तो आपको कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। मांसाहार तो प्रकृति के विरुद्ध है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की बातों से आप कभी ना कभी तो रूबरू हुए होंगे ही। आज की तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विषय से कभी ना कभी रूबरू ना हुआ हो या उसके सामने प्रश्न ना खड़ा हुआ हो कि शाकाहार ठीक है या मांसाहार। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हमारा यह कहना कदापि नहीं है कि आप शाकाहार करें या मांसाहार करें, दोनों करें या कुछ भी ना करें। शाकाहारी या मांसाहारी के पक्ष में आपको कई प्रकार के तर्क देने वाले वीडियो या साइट्स मिल जाएंगे और इसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य की एनाटॉमी, मनुष्य की फिजियोलॉजी मांसाहार को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मनुष्य की छोटी आंत लंबी होती है, उसमें एसिडिटी कम होती है, जबकि मांसाहारी प्राणी में बहुत ज्यादा एसिडिटी पाई जाती है। मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं, जबकि मनुष्य के दांत बहुत ज्यादा नुकीले नहीं होते। दूसरी तरफ कभी कभी आपका डॉक्टर भी आपको अंडे खाने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपकी कमजोरी को देखकर, आपकी खून की कमी को देखकर, आपकी स्किन हेल्थ, आपके बालों की हेल्थ के लिए, विटामिन ई के लिए भी वह मांसाहार के लिए प्रेरित कर सकता है, या फिर एनिमल सोर्स से प्राप्त विटामिन की गोली खाने के लिए भी कर सकता है। कभी कभी तो आपका जिम ट्रेनर भी आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स मास बढ़ाने के लिए भी मांसाहार के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके ठीक उल्टा कई डॉक्टर, कई विशेषज्ञ और कोई इन्फ्लुएंसर्स आपको यह बताते हैं कि किस प्रकार मांसाहार के कारण हृदय रोग बढ़ रहा है, बड़ी आंत का कैंसर बढ़ रहा है। यह तो फैक्ट है कि मांसाहारियों में इस प्रकार के रोग ज्यादा पाए जाते हैं। कई जगहों के अध्ययनों में पाया गया है कि शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी व्यक्तियों से अधिक जीता है। हालांकि अधिक जीने का मतलब अच्छा जीना नहीं है। आखिर राजेश खन्ना ने भी तो कहा था, बाबू मोशाई जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मोशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। शाकाहार के कुछ एडवोकेट्स बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के जबड़े गाय की तरह हैं, अनाज को पीसने के लिए, न कि मांस को फाड़ने के लिए। लेकिन वह शायद आपको यह नहीं बताते कि मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम से काफी अलग है, घोड़े के डाइजेस्टिव सिस्टम से भी काफी अलग है। वास्तव में मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम किसी से मिलता जुलता है तो सबसे ज्यादा, और बुरा मत मानिएगा, कुत्ते और सुअर से। हम किसी की धार्मिक भावना या सांस्कृतिक भावनाओं का आहत करना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहे हैं। कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इसी कारण से विष्णु के अवतारों में एक वराह अवतार भी है। कुछ लोग यह भी बताएंगे कि हमारे पूर्वज यह सब जानते ही थे कि किस प्रकार से हमारी एनाटॉमी सुअर की एनाटॉमी से मिलती है। वैसे मनुष्य का वजन भी कुत्ते से थोड़ा अधिक और सुअर से थोड़ा कम होता है। हम फिर आपको यह बताना चाहेंगे, हम फिर भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम आपको कोई सुअर या कुत्ता नाम की गाली नहीं दे रहे हैं, हम केवल फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि इन चित्रों से स्पष्ट है। वास्तविकता तो यह है कि मानव की बड़ी आंत सुअर और कुत्ते की बड़ी आंत का मध्य है। बड़ी आंत में जो भोजन का अवशोषण होता है उसे कुत्ता अपनी कुल ऊर्जा का 2% प्राप्त करता है, मानव 8% और सुअर 20%। इसकी तुलना में घोड़ा अपनी 46% ऊर्जा बड़ी आंत द्वारा अवशोषित करता है। बड़ी आंत मानवीय डाइजेस्टिव सिस्टम का लगभग 20% है, लेकिन बंदरों में यह लगभग 50% है। ज्यादा बड़ी बड़ी आंत होने से बंदर पत्ते या फाइब्रस भोजन को अच्छे से फर्मेंट कर उसको पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। क्योंकि मानव में बड़ी आंत ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए मानव के एब्डोमिनल केविटी या पेट का साइज छोटा होता है। इसीलिए एब्डोमिनल केविटी और पेल्विक केविटी छोटी होने के कारण मानव को खड़े रहने में मदद मिलती है। यदि मानव का पेट बहुत बड़ा होगा तो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा और उसे 4 पैरों पर चलना पड़ेगा। अन्य प्राणियों से मानव की तुलना इसलिए भी नहीं की जा सकती है क्योंकि मानव ने 3 या 4 लाख वर्ष पूर्व से ही पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया था। अर्थात मानव की 12,000 पीढ़ियां पका हुआ भोजन खा रही है और इन 3 या 4 लाख वर्षों की 12,000 पीढ़ियों में मानव शरीर के ओरिजिनल रूप में कितना परिवर्तन आया होगा यह बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इतना तो आप जानते होंगे कि अपेंडिक्स जैसे बहुत सारे अंग मानव में वेस्टिजियल है, अर्थात इनका कोई उपयोग नहीं है, किंतु यह मानव शरीर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी न कभी इनका कोई ना कोई उपयोग रहा होगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मानवीय शरीर भी समय के साथ बदलता रहता है, चाहे यह बदलाव लाखों वर्षों में ही क्यों न हुआ हो। पका हुआ भोजन खाने के कारण ही मानव के दांतों में भी बदलाव आया है। मानव के मोलर्स या दाढ़ों की शक्ति अन्य शाकाहारियों से काफी कम है।
मानव के काटने की शक्ति, बाइट स्ट्रेंथ भी बंदरों से काफी कम है। नेचुरल अवस्था में अधिकांश प्राणी या तो मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी। सुअर ही इन प्राणियों में से एक है जो कि सर्वाहारी है, मतलब मांस भी खा लेता है और घास फूस भी खा लेता है, कंदमूल भी खा लेता है, अनाज भी खा लेता है। उसको सर्वाहारी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोले तो ऑम्निवोरस। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि मनुष्य साइंस या लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने मन के हिसाब से, अपनी मस्ती के हिसाब से चलता है। इसलिए सारे के सारे सामान्य ज्ञान आपको सारे बुद्धिजीवी, सारे डॉक्टर्स बताएंगे कि आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर भी 100 में से 95 लोग एक्सरसाइज नहीं करते। इसी तरह शाकाहार और मांसाहार का मसला भी मनुष्य की आदतें, टेस्ट, कल्चर और अपब्रिंगिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसमें किसी को कुछ भी समझाना या किसी को कुछ भी फोर्स करना ठीक नहीं। इतना जरूर है कि शाकाहारी व्यक्तियों को विटामिन B12 और आयरन डिफिशियंसी होने का काफी खतरा होता है, और इसके लिए उन्हें स्प्राउट्स या अंकुरित और छिलके वाले अनाज खाना बहुत जरूरी है, जो कि प्रोसेस्ड फूड में अर्थात मैदा और पॉलिश अनाजों में नहीं मिलता है। इवोल्यूशन और सर्वाइवल स्ट्रगल में भी मनुष्य ने किसी समय मांस खाना चालू किया होगा, और इसके लिए एक बहुत फेमस एनालॉजी दी जाती है। ऐसी कारें जो पेट्रोल पर भी चलती है और डीजल पर भी। पेट्रोल पर इंजन हेल्दी रहता है और डीजल पर इंजन जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन कभी कभी डीजल भरवाना मजबूरी हो जाती है क्योंकि पेट्रोल उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार के बहुत ठंडे देशों में रहने वाले या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों को अनाज और कंदमूल नहीं मिल पाते होंगे, इसलिए उन्होंने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया होगा। कुछ तो प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ जानवरों पर ही गुजारा करना पड़ता है, जैसे साइबेरिया और अलास्का। मनुष्य ने जैसे जैसे सेटल्ड और सिविलाइज्ड लाइफ में प्रवेश किया, वैसे वैसे मांसाहार से उसका नाता कम होता गया, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी सुबह उठकर हाथ में डंडा लेकर जानवर के पीछे भागना नहीं चाहेगा। खेती को विकसित करके, अनाज को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी को विकसित करके मानव ने मांसाहार की मजबूरी को दूर कर दिया, और इसलिए जिन क्षेत्रों में बहुत अच्छी खेती होती है वहां पर मांसाहारी कम पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में खेती कमजोर होती है या खेती में विविधता नहीं होती है, जहाँ पर प्रोटीन सप्लाई करने वाले दालें नहीं उगाई जा सकती, वहाँ लोग मछलियां और मांस खाते हैं। आधुनिक समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। आप मांस या साग सब्जी या अन्य, इनमें आप कितना केमिकल खा रहे हैं या कितने अननेचुरल हार्मोन्स खा रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने नेचुरल हैं। हेल्थ कॉन्शियस होने के चक्कर में हो सकता है आप फल खा रहे हो, लेकिन उस फल में विटामिन से ज्यादा कीटनाशक भरा हुआ है। आप वह मुर्गी अंडा खा रहे हैं जो जिंदगी भर अपने बाड़े से बाहर ही नहीं निकली। जिंदगी भर कैद रहने वाली मुर्गी हेल्दी कैसे हो सकती है? और उस मांस को खाने पर हेल्दी इफेक्ट्स आ ही नहीं सकता। अर्थात दो प्रकार के मांसाहार होते हैं या दो प्रकार के शाकाहार होते हैं, नेचुरल और कल्टीवेटेड। नेचुरल मांसाहार वह है जो कि आपके आंगन में घूमती हुई मुर्गी का है या जंगल में घूमते हुए सुअर का है। इनके मांस में फैट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ब्रायलर का मुर्गा या अंडा और केमिकल डाल के उगे हुए बेमौसमी फल और सब्जियां आपके स्वास्थ्य को नुकसान अधिक पहुंचाएंगे। विटामिन और मिनरल्स के चक्कर में लोग अच्छे से अच्छा फल जो कि ऊपर से बड़ा ही चमकदार सुंदर दिखता है के पीछे पड़ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस फल को कीड़े ने भी मुंह नहीं लगाया तो इंसान के मुंह लगाने वाला कैसे हो गया। लेकिन यह तो केवल एक समस्या का बयान हो गया। समस्या तो वही के वही है। मानवीय आबादी इतनी बढ़ गई है और इतनी बड़ी मानवीय आबादी को नेचुरल या ऑर्गेनिक फल, सब्जियां या मांस कैसे उपलब्ध कराया जाए? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि सब्जियां, फल और मांस, इनमें कीटनाशक, एंटीबायोटिक होने की काफी संभावना है। इनकी तुलना में दाल और अनाजों में एंटीबायोटिक या कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाता है। सिंपल सा उदाहरण है, गेहूं या चने की फसल में 2 या 3 बार कीटनाशक डाला जाता है, लेकिन लौकी की बेल पर 30 बार कीटनाशक डाला जाता है। तरबूज की बेल पर 60 बार कीटनाशक डाला जाता है। हमारा तो सुझाव यह है कि वही फल या सब्जियां खाएं जो सीजन में उपलब्ध होती है। गर्मी के दिनों में मूली, चुकंदर, पत्ता गोभी और फूल गोभी खाने का मोह त्यागे, और उसी तरह ठंड के दिनों में आम या तरबूज खाने का लालच ना करें। बहुत बड़े साइज का फल या चमकदार फल के चक्कर में ना पड़े। हल्का सा दाग वाला फल आपके लिए ज्यादा हेल्दी हो सकता है, आपके दिल के लिए भी और आपकी पॉकेट के लिए भी। लेकिन मीट या मांस खाने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना बहुत जरूरी है, और वह है वाटर फुटप्रिंट की। 1 किलो सब्जी उगाने के लिए लगभग 300 लीटर पानी लगता है और 1 किलो फल उगाने के लिए 950 लीटर पानी लगता है।
1 किलो चिकन बनाने के लिए 4325 लीटर, 1 किलो सुअर के मांस के लिए 6000 लीटर, 1 किलो भेड़ बकरी के मांस के लिए 8500 लीटर और 1 किलो भैंस के मांस के लिए 15500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और यह तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि धरती का 70 से 90% पानी खेती के लिए उपयोग होता है। 2013 में एक अध्ययन में बताया गया है कि खेती में प्रयुक्त पानी में से 1/3 मीट प्रोडक्शन में चला जाता है। चार्ट पर ध्यान देने से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 3500 लीटर, 1 किलो शक्कर के लिए 2500 लीटर और 1 किलो मूंगफली या खजूर के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि धान की खेती केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, अर्थात धान के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे जगहों पर धान की खेती करने से वहाँ का वाटर टेबल तेजी से नीचे जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र परंपरा से धान उगाने वाले क्षेत्र नहीं है। हमारी बदलती हुई फूड हैबिट्स के कारण 1980 से 2010 के बीच में हमने पानी का उपयोग दुगना कर दिया है। इन 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पानी 12 लाख लीटर से बढ़कर 16 लाख लीटर हो गया है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझे तो 1980 में हर व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन उत्पादन के लिए 3200 लीटर पानी का उपयोग होता था, लेकिन 2010 में प्रति व्यक्ति के भोजन के लिए 4300 लीटर पानी का उपयोग होने लगा है। आज की तारीख में यह और भी बढ़ गया है। इसका सीधा सा कारण डेयरी प्रोडक्ट्स का बढ़ता हुआ उपयोग है। डेयरी प्रोडक्ट्स अर्थात मांस एवं दूध। 1980 और 2010 के बीच में अनाज का वाटर फुटप्रिंट लगभग 20% घट गया है। तात्पर्य स्पष्ट है कि व्यक्ति अनाज कम खा रहे हैं और मांस और दूध ज्यादा खा रहे हैं। आगे भी आबादी बढ़ने वाली है, इसी तरह से हमारा भुक्कड़पन चलता रहा तो पानी के लिए विश्व युद्ध होना तय है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि आपके घर में एक आदमी का भोजन बर्बाद हो गया तो इसका मतलब भोजन के साथ साथ 4000 लीटर पानी भी बर्बाद हो गया। भारत में प्रतिवर्ष 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। बोले तो भारत में हर वर्ष हर व्यक्ति 55 किलो भोजन बर्बाद कर देता है, अर्थात प्रतिदिन हर व्यक्ति लगभग 150 ग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। हम इतना भोजन बर्बाद कर देते हैं जिससे कि 38 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। यह तो भारत की बात है, अमेरिका जैसे देशों में यह बर्बादी और भी अधिक है। हम तो यही कहेंगे कि आप अगली बार शादी पार्टी में अपनी प्लेट भरते समय इस बारे में जरूर विचार करें।